हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स का पढ़ रहे में स्वागत किया जाता है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड कैसे हो भाई आप सभी बच्चे? होप कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग की हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी है और वह सारी क्लासेस आपने देख ली होंगी और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। तो इस क्लास में, लास्ट क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था अबाउट वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने जो सबसे पहला टॉपिक कल स्टार्ट किया था दैट इज ओवरलैपिंग। तो मैंने कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताए थे कि कब ओवरलैपिंग होती है। उसके बाद मेनली मैंने आपको बताया था कि ओवरलैपिंग 2 टाइप की होती है, एक आपका एक्सियल ओवरलैपिंग एंड एक आपका पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, हेलो मनीष, हेलो निशु, हेलो गौरव, आरजू, विकी, इम्तियाज, पूर्णिमा, शीतल। यस, आज दोनों स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, शीतल एंड पूर्णिमा। बिल्कुल, हेलो अमन। तो सभी का स्वागत है भाई। और ग्रुप में भी बता दो कि वीडियो प्ले हो गई है, थोड़े से लेट जरूर हुए। तो कल हमने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था अबाउट ओवरलैपिंग। मैंने आपको दोनों टाइप की ओवरलैपिंग भी पढ़ाई थी, किस किस मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग से किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो भी मैंने बताया था, कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, सब बताया था। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी मैं कोई आगे का कंसेप्ट या पीछे जो कंसेप्ट करवाया हो सबसे पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाना पसंद करता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने और बहुत ईजी है इसको सोल्व करना। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, इनमें से किसके अंदर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल होगी? बहुत इजी है, मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी है। अगर वो बात आपको ध्यान है ना फर्स्ट और सेकंड क्लास वाली, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, इनमें से किसके अंदर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत आसान है, मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके पास होता है नो डी ऑर्बिटल, नो डी ऑर्बिटल। तो उनके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो वह कहां से आपका डी बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएंगे? इसीलिए यहां पे मैंने देखा कि यहां पे तो नाइट्रोजन है, यहां पे मैंने देखा कि सल्फर है, यहां पे मैंने देखा बोरोन है और यहां पे मैंने देखा कार्बन है। तो कार्बन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बोरोन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो पक्का ही इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होगा। अगर डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये फिर आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। यस निशु बिल्कुल सही है आपका, इम्तियाज सही है, पूर्णिमा सही है, गौरव सही है, सपना, अमन, बहुत ही बढ़िया। तो इनके पास क्या है? नो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते नहीं है, डी ऑर्बिटल ही नहीं होते। जबकि सल्फर की अगर आप बात करोगे, सल्फर आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, सो इसके पास यहां पे एबिलिटी रहती है थर्ड पीरियड का, तो यहां पे 3D की पॉसिबिलिटी होती है। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया भी था, मैंने आपको SO3 का एग्जांपल दिया था कल, याद करो SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यहीं पे सल्फेट की अगर आप बात करते, सल्फेट का फार्मूला होता है SO4 2 नेगेटिव। अगर आप सल्फाइट की बात करेंगे तो वो होता है SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। तो ये बात आपको सभी को समझ में आ जानी चाहिए, ये बात आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो बी होना था। काफी इजी क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके HAU में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था HAU के, एंड यही क्वेश्चन 2021 का जो पेपर हुआ था अभी रिसेंटली, वहां पे भी पूछा गया था। फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 111 के अंदर, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल्स विल नोट, मैंने आपको एक बात पहले ही कह दी है कि नोट को हाईलाइट, इनकरेक्ट को हाईलाइट, उसको हाईलाइट करने की आदत डालो। फॉर्म सिग्मा बॉन्ड आफ्टर ओवरलैपिंग, इनमें से कौन सा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा आफ्टर ओवरलैपिंग? ठीक है, तो देखिए जब तक आपको ना बोला जाए, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब तक आपको ना बोला जाए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी एक्सिस होगी?
जब तक आपको ना बोला जाए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी एक्सिस होगी, वो होगी आपका जेड एक्सिस। तो यहां पे देखिए सबसे पहली बात की गई है एस एंड पी ऑर्बिटल। तो एस एंड पी ऑर्बिटल पक्का ही एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो किसी भी डायरेक्शन से कर लेगा, और पी चाहे पी एक्स ले लेना, पी वाई ले लेना, पी जेड लेना, वो एक एक्सिस के थ्रू मिलेंगे। इसका मतलब नोट पूछा है तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। एस और पी जेड ऑर्बिटल, यस ये भी बिल्कुल बना लेते हैं भाई, एक एक्सिस के थ्रू मिलते हैं, ये भी नहीं होगा। पी जेड एंड पी जेड, कल मैंने जब मैं एक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि पीपी ओवरलैपिंग एक्सियल भी पॉसिबल है एंड पैरेलल भी पॉसिबल है, तो ये भी बना लेगा। बट पीएक्स और पीएक्स अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है तो पीएक्स और पीएक्स कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी आना चाहिए था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी आना चाहिए था। यह क्वेश्चन भी एचआईयू के अंदर, जेईई मेन, नीट सभी के अंदर पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, कल मैंने आपको हिंट दिया था कि भाई जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, उसके अंदर पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है एंड उसके बाद पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। चलो या इसको थोड़ी सी देर के बाद डील करते हैं, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को थोड़ी सी देर के बाद डील करते हैं, अभी के लिए एक बार स्किप कर दिया मैंने। तो कल लास्ट में हम पढ़ रहे थे ओवरलैपिंग के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग, पी में मैंने एक्सियल भी पढ़ा दी थी एंड पी में मैंने आपको जो पैरेलल ओवरलैपिंग वो भी पढ़ा दी थी। कल फिर मैंने डी डी ओवरलैपिंग भी पढ़ा दी थी और उसके बाद नाम आया था अपना डेल्टा बॉन्ड का, उसके बाद नाम आया था डेल्टा बॉन्ड का, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। अच्छा, आज मैंने आपको बोला था कि मैं इमेजिन करके दिखाऊंगा आपको चीजों को, है ना, तो वो आपने याद ही नहीं दिलाया, कोई बात नहीं, अभी उसको डिस्कस करेंगे, है ना, अभी उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ ओवरलैपिंग होती है, एक बार उनको भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। इनके अलावा भी थोड़ा सा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक एस ऑर्बिटल लेता हूं और उसकी ओवरलैपिंग मैं करवाता हूं पीएक्स के साथ, और यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है कि जो जेड एक्सिस है वही आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ना। तो याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने एक वर्ड लिखा था नो ओवरलैपिंग, लास्ट क्लास में मैंने एक वर्ड लिखा था नो ओवरलैपिंग। तो देखिए यहां पे ये बोल रहा है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपका फिक्स है कि जेड एक्सिस है, तो एस और पी क्या ये आपका कोई ओवरलैपिंग करेंगे। तो देखिए यहां पे मैं ले लेता हूं कि मेरा एस का ऑर्बिटल है ये रहा, एंड प्लस में यहां पे मैं ले लेता हूं पी एक्स, क्योंकि अगर जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो पक्का ही ये नहीं होने वाला, तो यहां पे पॉजिटिव लोब का साइन और यहां पे नेगेटिव। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग होगी, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे नो ओवरलैपिंग। क्या लिखेंगे, नो ओवरलैपिंग। यहां पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, इसको हम जीरो ओवरलैपिंग का नाम देंगे, इसको हम जीरो ओवरलैपिंग, है ना, एक वर्ड लिखा था मैंने अगर आपको याद हो। सेम ऐसे ही अगर आप बात करोगे, अगर आप एस ऑर्बिटल लेते हैं एंड प्लस में आप पी वाई ऑर्बिटल लेते हैं और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपने फिक्स कर दिए कि जेड एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपने फिक्स कर दी कि जेड एक्सिस है, तो यहां पे भी आपका जीरो ओवरलैपिंग होगी, यहां पे भी आपका जीरो ओवरलैपिंग होने वाली है। समझ गए आप मेरी बात को। इसी प्रकार अगर आप यहां पे बात करेंगे, अगर आप यहां पे क्या क्या ले रहे हैं, देखो नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। कई बार आपने यहाँ पे एस ऑर्बिटल लिया और यहाँ पे आपने पी जेड ऑर्बिटल लिया एंड यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपने कैसे ले लिया है, जेड एक्सिस। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं भाई, है ना, यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। तो क्या क्या सिचुएशन होंगी, मान लो ये जो एस ऑर्बिटल इसका जो लोब है वो पॉजिटिव साइन का, और यहाँ पे जो जेड एक्सिस वाला होगा वहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है पॉजिटिव लोब पॉजिटिव के साथ मिल जाए, तो जब पॉजिटिव लोब पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। पीओ का मतलब क्या है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, और इस पॉजिटिव ओवरलैपिंग से किसकी फॉर्मेशन होती है, इस पॉजिटिव ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। वहीं पे अगर आप एस ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव साइन है, अगर यहाँ पे आपका पी का इस लोब का नेगेटिव साइन, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है, अगर ऐसा होता तो ये पॉजिटिव साइन लोब का और ये नेगेटिव। मैंने आपको बोला था पॉजिटिव ओवरलैपिंग तभी होगी जब वेव फंक्शन के सेम साइन होंगे। तो यहाँ पे अपोजिट साइन, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नेगेटिव ओवरलैपिंग, और नेगेटिव ओवरलैपिंग से कोई भी बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, नेगेटिव ओवरलैपिंग से कोई भी बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं भाई, फटाफट से बता दीजिए।
तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी 2-3 चीजें होती हैं, इतना मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, अगर आप इतना कर लेते तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, है ना। तो अब हम देखेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड हमने बनाया है, पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, एंड सेकंड इज पाई बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं एंड कौन से वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंगर होता है और क्यों होता है, तो इनके बीच के डिफरेंस जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो वही डिफरेंस लिखना पड़ेगा, इट फॉर्म्स बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे, ओके मनीष आप ना साथ के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखते रहे, मनीष आप साथ के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखते रहे ताकि आपको ये आगे आने वाली चीजें समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है भाई, सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से ही बनेगा। एंड अगर आप यहां पे बात करेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट, तो ये पाई बॉन्ड जो है वो पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बनता, साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बनेगा आपका पाई बॉन्ड, समझ गए। सिग्मा बॉन्ड किस किस टाइप की ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्ट्रोंगर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप बात करोगे सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, तो एस एस ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बना था, मैंने कल दिखाया था, एसपी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बना था, मैंने कल बताया था, एंड पीपी ओवरलैपिंग से भी बॉन्ड बनता है सिग्मा वाला, ठीक है। अच्छा अगर यहां पे बात करोगे पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड पीपी ओवरलैपिंग से भी बन सकता है, पीडी ओवरलैपिंग से भी बन सकता है, एंड डीडी ओवरलैपिंग से भी बन सकता है, तीनों से ही इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिक अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्लाउड की स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, हाँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिक, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिक, ठीक है, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, देखिए जब भी कोई सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही होता है ना। जैसे पाई बॉन्ड में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो ऊपर होता है या नीचे होता है, लेकिन जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसी एक्सिस पे होता है, ठीक है। एंड अगर आप इसी पॉइंट की बात करेंगे सेम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, above and below इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होगा आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, समझ गए मेरी बात को। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इट इज मोर स्टेबल, ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसको लिखेंगे इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है ना वो उतना ही लेस रिएक्टिव होता है, मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव, इट इज मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। वहीं पे अगर आप फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेस स्टेबल हो जाएगा, कम स्टेबल होता है, क्यों होता है मैं रीजन दूंगा अभी, ठीक है, रीजन दूंगा। एंड उसके बाद आपका ये मोर रिएक्टिव होता है, उसके बाद ये आपका मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो 80 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी लग जाती है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बात करोगे, हालांकि ये चीजें पूछी नहीं जाती बट थ्योरेटिकली ये बड़े काम की चीजें हैं, आपको समझ में आएगी चीजें। सिग्मा बॉन्ड हैव हाई बॉन्ड एंथैल्पी एंड लेस साइज, साइज का तो कोई खास रोल नहीं होता, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड जब तोड़ना चाहोगे सिग्मा तो 80 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी चाहिएगी। एंड वहीं पे अगर आप फिफ्थ इसकी बात करेंगे तो इसको तोड़ने के लिए आपको 65 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी चाहिएगी। इसका मतलब स्ट्रोंगर कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए 80 किलो कैलोरी की एनर्जी चाहिए होती है। इट कैन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकेला सिग्मा बॉन्ड बन सकता है बट कभी भी अकेला पाई बॉन्ड नहीं बनता है। मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि पाई बॉन्ड जब बनता है पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद ही आपका पाई बॉन्ड बनता है। तो इट कैन, तो इसको आप देख सकते हैं, इट कैन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, इट कैन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, इट कैन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। तो ये अकेला जो है आजाद
एग्जिस्ट कर सकता है, बट यहां पे अगर आप बात करोगे इट कांट, ठीक है, इट कांट का मतलब है ये अकेला, इट कांट इंडिपेंडेंट ना, क्योंकि हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसी के बाद पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो टाइप की जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आइसोमेरिज्म टॉपिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट अभी बता रहा हूं क्योंकि वहां पे इसका बड़ा अहम रोल है, यही पॉइंट होता मेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आइसोमर पढ़ेंगे, दो टाइप के आइसोमर पढ़ेंगे जिनका यूज होगा। फर्स्ट, अगर आपने नाम सुना हो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट इज योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं, पहली कंडीशन क्या होती है ज्योमेट्रिकल के लिए, वैसे तो और भी बहुत सारी होती है, कि पाई बॉन्ड जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा ना, वहां पे ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो सकते हैं। कंफर्म होंगे या नहीं होंगे उसकी बाद की बात है, लेकिन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, इस बात का बड़ा ध्यान रखना। सेकंड इज योर, अगर आपने नाम सुना कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशन इन्हें रोटामर्स भी बोलते हैं, कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर। तो ये क्या होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है, ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है। इस बात को समझिएगा स्टूडेंट, इसका बड़ा अहम रोल है, ठीक है, आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा काम आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं मेरे हाथों के ऊपर, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के। अगर ये सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ पे देखो आसानी से फ्री रोटेशन पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड आप रोटेशन कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर सकते हैं, बट पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। जैसे देखो ये सिग्मा बना और यहां ऊपर देखना ये वाला, ये देखो ये सिग्मा बना एक्सियल ओवरलैपिंग से, और ये पाई। अब अगर मैं रोटेशन करवाऊंगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, अगर मैं रोटेशन करवाऊंगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल हाईलाइट करके बड़ा करके लिखेंगे, सेवंथ पॉइंट को भाई, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, बट यही बात रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, है ना। अगर आप पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवाना चाहोगे तो वो बॉन्ड ही टूट जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। 8th पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इससे नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन का, इससे नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। और उस हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको एक पढ़ाऊंगा स्टेरिक नंबर मेथड, और उसमें मैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ज्योमेट्री बताता हूं। तो ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, सीपीडी का मतलब कंपाउंड, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के द्वारा आप ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं, बट पाई बॉन्ड के लिए जरूरी नहीं है। नो ज्योमेट्री इज डिटरमाइंड बाय पाई बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड के द्वारा किसी भी ज्योमेट्री का पता नहीं कर सकते, किसी भी ज्योमेट्री का पता नहीं कर सकते। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई? स्पेशली लास्ट वाले दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, लास्ट वाले दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, तो ये बात मैं पहले ही कर चुका हूं कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? उसका रीजन देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई सिग्मा बॉन्ड बनाता हूं, ये रहा इस तरीके से, पहली बात तो यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आप देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहीं पे मिलता है, ठीक है। तो काफी अच्छी ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा। उसके बाद मान लो अगर इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये पॉजिटिव, और इसका ये है, तो न्यूक्लियस के बीच में कोई भी रिपल्सन नहीं है, दूर दूर है, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है। वहीं पे अगर आप किसी पर्टिकुलर पाई बॉन्ड की बात करोगे, तो किसी पर्टिकुलर पाई बॉन्ड में पहली बात तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम होता है, पहली बात तो
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो ये ओवरलैपिंग रीजन होता है ये बहुत कम होता है, अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती। दूसरी बात, यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता, जिसकी वजह से रिपल्सन भी होता है। इसकी वजह से भी ये लेस स्टेबल होता है, इसकी वजह से भी ये लेस स्टेबल होता है। सर 8 पॉइंट रिपीट करना प्लीज, 8 पॉइंट आगे जाके समझ में आएगा सपना, अभी आएगा नहीं समझ में। आज की या जो हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही आएगी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन आएगी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये बात याद जरूर रखना, मैंने बोला था कि आप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड की ज्योमेट्री बता सकते हैं, बट पाई बॉन्ड के थ्रू ज्योमेट्री नहीं बता सकते, ठीक है। एक पैटर्न का और जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली बनता है, एक पैटर्न का और जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली बनता भाई किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड पता करना, जैसे ये क्वेश्चन आया भी था। तो इसका एक और एग्जांपल देख देते हैं भाई। अगर आपका एक सिंगल बॉन्ड है ना, अगर आपका एक सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे बेसिकली एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर आपका डबल बॉन्ड आ जाए कहीं पे भी डबल बॉन्ड, तो उसका मतलब होता है कि पहले वहां पे एक सिग्मा बना होगा और एक पाई बना होगा। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा एंड आपके 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस स्ट्रक्चर के अंदर, ध्यान से देख के बताना भाई मुझे आंसर, ध्यान से देख के बताना, कोई भी बच्चा जल्दबाजी ना करे, कोई भी बच्चा जल्दबाजी ना करे। तो आपको बताने हैं हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है आपको इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं, फटाफट से बताइए। ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है इसमें आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा फास्ट कीजिए, थोड़ा सा फास्ट कीजिए। जल्दी से बताइए भाई, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको भी गलत बताएं। छह सिग्मा 3 पाई, यही बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, यही बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। और एग्जामिनर भी यही गेम खेलता है, एग्जामिनर भी यही गेम खेलता है। जो भी 3 पाई कह रहे हैं ना उनके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है नहीं, उनको अभी चीजें आई नहीं है समझ में। देखिए बहुत सारे बच्चों ने क्या देखा, 1, 2 एंड 3 पाई। तो जो भी बच्चे 3 पाई बोल रहे हैं ना उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है अभी, है ना। और हो सकता है कि उनके बेसिक जो है थोड़े से वीक रहे। इस कंपाउंड को अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको 3 पाई ही दिखेंगे, बट रियलिटी क्या कहती है, बट रियलिटी क्या कहती है देखना। अभी देखो पूरा झटका लगने वाला है, 1-2 बच्चा ही ऐसा होगा जिसका कंप्लीट ठीक मिलेगा, बाकी ये पूरा क्वेश्चन गलत होने वाला है सभी का, ये भी बता रहा हूं मैं। 1-2 ही स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका ये क्वेश्चन ठीक मिलेगा, बाकी सभी का गलत मिलेगा ये, बाकी सभी का गलत मिलेगा ये, ठीक है ना। ये बात ध्यान दे लेना मेरी बिल्कुल सीरियसली। उसके अलावा यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, उसके अलावा यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, उसके अलावा यहाँ पे भी। एग्जामिनर आपको बना के नहीं देगा, दिस इज, इसकी ये स्ट्रक्चर है। तो कितने पाई बॉन्ड है, ट्रिपल के अंदर 2 पाई, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। तो यहाँ पे 6 पाई बॉन्ड होंगे, 5 पाई बॉन्ड वालों का भी गलत है। यहाँ पे 6 पाई बॉन्ड होंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, 6 पाई बॉन्ड। उसके अलावा सिग्मा कितने होंगे देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 14 सिग्मा बॉन्ड है, 14 सिग्मा बॉन्ड है ना। हो गया ना गलत क्वेश्चन। ऐसे मिस्टेक किसी भी बच्चे का सही नहीं है, इतना बेसिक क्वेश्चन और किसी भी बच्चे का सही नहीं है। इसीलिए कहता हूं भाई थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। क्या ये इस क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? बोलिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा भाई, कभी भी ऐसा एग्जामिनर ऐसे ही देगा, एग्जामिनर आपको ओपन करके नहीं देगा, आपको खुद को ओपन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके HIU में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ICR के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंड नीट JEE सभी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें भी अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन देयर टेट्रासाइनोएथिलीन। टेट्रासाइनोएथिलीन, देखिए सबसे पहले तो एथिलीन की बात करो, क्या होता है। एथिलीन इज नथिंग, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन होता है। अब इसमें क्या कर दिया, टेट्रासाइनो लगा दो, यानी कि ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड रखो, यहां पे भी आप CN लगा दो, यहां पे भी CN लगा दो, यहां पे दो ही हुए, यहां पे भी CN लगा दो, एंड यहां पे भी CN लगा दो। तो दिस इज टेट्रासाइनोएथिलीन, ये होता है रियलिटी में। अब इसके अंदर कितने सिग्मा कितने पाई? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। 5 सिग्मा बोलेंगे, 5 सिग्मा बोलते हैं बी हो सकता है, बट फिर से वही मिस्टेक कर दी। इसको आप ऐसे ना लिखें, मैंने जानबूझ के लिखा था ये, इसको आप ऐसे लिखेंगे तो आंसर गलत ही आएगा। इसको आप ऐसे लिखें, इसको, क्योंकि जो CN होता है वो कुछ ऐसा होता है, जो CN होता है वो कुछ ऐसा होता है ना। तो इसको कुछ आप ऐसे लिखें। अब देख लो भाई, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे सिग्मा कितने हो गए, 9। ऐसा एक ही ऑप्शन दे रखा। पाई कितने हो गए, एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 होते, 2 पाई, 1 पाई, 5, 2 यहां से और 2 यहां से, तो 9 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं एंड 9 ही पाई बॉन्ड होते हैं। 9 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं एंड 9 ही पाई बॉन्ड होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से डिस्कस कीजिए। यस, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी के लिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, क्योंकि अब अपना ओवरलैपिंग का कंसेप्ट लगभग कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए भाई, यहाँ पे कॉलम दिए हुए, मैच दी कॉलम, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कॉलम नंबर 1 दे रखा है एंड कॉलम नंबर 2 दे रखा है। ये कह रहे हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड क्या लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है? लैटरल ओवरलैपिंग ये वर्ड मैं पहले यूज कर चुका हूं यहां आने से पहले। क्या मैंने बोला था? पैरेलल ओवरलैपिंग को ही लैटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो क्या ए का पी हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। इसका मतलब ए का पी जिस ऑप्शन में दिया उसको एलिमिनेट कर दूं, सी तो पक्का ही नहीं होगा, सी तो पक्का ही नहीं होगा। उसके बाद तो यहां से ये कंफर्म है कि जो पाई बॉन्ड है ना वो लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। मतलब ऐसा ऑप्शन देख लो जहां पे डी का पी आ रहा हो, तो डी का पी एक इस ऑप्शन में आ रहा है, किसमें? क्या मैं डी को भी एलिमिनेट कर दूं? क्या मैं डी को भी एलिमिनेट कर दूं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो उसके बाद मैंने देखा यार यहां पे भी बी का क्या दे रखा है और यहां पे भी बी का क्या दे रखा है ना। तो देखो कितना आसान हो गया, यानी कि हमारी ये बात कंफर्म होगी कि बी का क्या आएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो सी का क्या होगा? आर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, समझ में आ गया? स्टूडेंट्स सभी बच्चे बताएंगे, देखो कितना आसान हो रहा है, कितना आसान, और सभी बच्चों का सही भी है, सभी बच्चों का सही भी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ए। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से। तो यहां से भी देख सकते थे, यहां से भी देख सकते थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा बच्चा, बहुत ही बढ़िया आंसर, फिर मैं उसको कहूंगा यार यस आपके कंसेप्ट बहुत जबरदस्त वाले क्लियर हो गए।
इन विच ऑफ द फ्लोइंग डज द ओवरलैप ऑफ टू ऑर्बिटल्स गिव ए नॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शन, इनमें से कौन सा नॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शन शो करेगा। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। अगर कोई बच्चा इसका आंसर सही से दे पाया तो मतलब उसने अच्छा पढ़ रखा है, उसके बेसिक बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो फटाफट से बताइएगा भाई क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बताइएगा कि क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग अभी तक शायद मैंने ये बात की नहीं होगी नॉन बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग की, लेकिन आज कर लेंगे इस क्वेश्चन से। नॉन बॉन्डिंग डी, निशु ने कहा डी, इम्तियाज ने कहा ए, कोमल ने भी कहा डी, आरजू ने भी कहा डी। यस, काफी हद तक ठीक है जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है, जिन बच्चों ने डी बोला उनका बिल्कुल सही है। कैसे, अब यहां देखो इस लोब का साइन नेगेटिव है और इस लोब का साइन पॉजिटिव है, तो ये आपका नेगेटिव ओवरलैपिंग है। और इसे हम ना हमारी जब एमओटी पढ़ाऊंगा, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां पे हम इसको एंटी बॉन्डिंग के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? एंटी बॉन्डिंग के नाम से जानेंगे, एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन। तो ये तो एंटी बॉन्डिंग हो गया, हमसे तो नॉन बॉन्डिंग की बात हटा दो। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी जी? दिस इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और इसको हम बॉन्डिंग ओवरलैपिंग बोलते हैं, इसको हम बॉन्डिंग इंटरैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, जब भी ऐसा होता है तो वहां पे बनते हैं, उसको हम नॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम नॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शन बोलते हैं, उसे हम नॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, आप काफी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे स्टार्ट करना है वो करना है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे स्टार्ट करना है वो है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है एंड मजा आ जाएगा पढ़ के इसको भी। इससे पहले मैं आपको थोड़े से ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल दिखा देता हूं, है ना, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। मैंने जैसे कि आपको बोला ही था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो आज हम चलते हैं अपना एक बढ़िया सी दुनिया में, ठीक है, मजेदार। आप कहोगे सर ये चीजें, मतलब टीचर तो बहुत देखे लेकिन किसी टीचर ने ये चीजें तो नहीं दिखाई जो चीजें आप दिखा रहे हैं। मतलब मान लेता हूँ कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, लेकिन ये चीजें जो दिखाता हूँ ये भाई जो जिसने अच्छा कहीं से पढ़ रखा हो। अब ये फॉरेन की वेबसाइट है, बहुत ही जबरदस्त यहाँ से चीजें दिखती हैं। अब मैं दिखाना स्टार्ट कर देता हूँ आपको कुछ कुछ चीजें, ताकि आपको थोड़ी सी फीलिंग आए यहाँ पे। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई जो आपके काम की चीजें हैं वो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि कुछ काम का है या नहीं है, वैसे तो एक बार हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाइब्रिडाइजेशन के पीछे के बाद ये चीज़ें अच्छे से और दिखाई जा सकती थी। चलो फिर भी कोशिश कर लेते हैं, कोशिश करने में तो कुछ नहीं जाता अपना। देखो ये चीज़ है, ये देखो ये अभी आपको क्या नज़र आ रहा है भाई? ये अभी आपको क्या नज़र आ रहा है? अब टीचर आपके जब तक ये डिजिटल वाली चीज़ें नहीं थी, टीचर ये करते रह जाते थे ना, पेन लगाते थे 4, ये देखो भाई यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ लिया, ये देखो अबव द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, है ना। ये चीजें होती थी, बच्चों को समझ में ही नहीं आता था। अब देखो यार ये क्या नजर आ रहा है आपको? आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? लेकिन अब देखो इसको जब आपको दिख रहा होगा कि 3 ही बॉन्ड है जी, ये तो 1 2 और 3 ही बॉन्ड है जी, ये तो है ना, नजर आ रहा है ना। बट रियलिटी में अगर आप देखोगे ना, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन की स्ट्रक्चर है ये। कैसे? अब देखो इसको मैं रोटेट करता हूं अपने हिसाब से, देखो जी ये रहा, है ना। देखो अपने हिसाब से करो, 3 डायमेंशनल, कितना जबरदस्त दिख रहा है। देखो मॉलिक्यूल्स, वाटर की स्ट्रक्चर दिखाऊं, वाटर कैसा दिखता है, या आगे जाके बड़ी काम आएगी चीजें। बोरोन की देख लो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये देखो बोरोन ट्राइफ्लोराइड, अपने हिसाब से घुमाओ फिराओ। तो देखो अभी जाके मैं बोलूंगा कि प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, मैं बोलूंगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये वाटर की देख लो भाई, वाटर की स्ट्रक्चर, दूर क्यों जाते हो, सारी स्ट्रक्चर्स अपने पास यहाँ पे बड़ी जबरदस्त जबरदस्त। अमोनिया की देख लो, आज तक बच्चों को अमोनिया ही समझ में नहीं आया, ये होता है अमोनिया की स्ट्रक्चर, ये अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है। जब मैं आपको पढ़ा दूंगा ना ये चीजें हाइब्रिडाइजेशन, जब आप शायद और अच्छे से समझ पाए। ये आपका वाटर होता है भाई, देखो H2O, H2O को अगर आपने किसी ने नाम सुना हो ना, H2O को V शेप बोलते हैं। किसी ने नाम सुना है H2O की? तो क्या ये V शेप नहीं दिख रहा आपको? क्या ये V शेप नहीं दिख रहा आपको? है ना जबरदस्त,
है जबरदस्त, दिख रहा है आपको। तो हर एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर दिखाई जा सकती है आपको यहाँ पे। ये चीजें होती हैं, इनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से समझ पाएंगे आप मेरे हिसाब से इन चीजों को धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे इनको। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लेकिन आपके काम की जो चीजें हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। इसके अलावा भी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चीजें होती हैं यहाँ पे। जैसे एलीन की स्ट्रक्चर तो समझ में नहीं आती बच्चों का। एलीन जीओसी स्टीरियो केमिस्ट्री में एलीन पढ़ाते हैं, स्टीरियो में ये ऐसा होता है, रियलिटी में एलीन देखो ये रहा, है ना। इससे समझना यार बड़ा आसान हो जाता है बच्चों को। एलीन वैसे वो ऑब्जर्व, वो फील नहीं कर पाते कि एलीन की क्या नहीं है, लेकिन अगर ऐसे आप एलीन को देखोगे तो देखो कितना जबरदस्त दिख रहा है एलीन। अगर आपने एलीन के बारे में पढ़ा हो तो कुछ है नया दिख रहा है आपको। ये स्ट्रक्चर देखो भाई, ये स्ट्रक्चर भी बड़ी काम आती है जीओसी पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनिक में सीओटी, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इसे बोलते हैं, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। अगर मैं आपसे पूछता ना किसी बच्चे से, चलो यार ये बाद की बातें हैं अभी, है ना, आप मेरे हिसाब से इस टॉपिक पे आएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, टेंशन मत लो, मेरे पास जितना डिटेल में आप चीजें सीखना चाहोगे उतना डिटेल में सिखाई जा सकती है। आपको मैं रियल फील करवाऊंगा चीजें कि ये कैसे दिखता है, ये कैसे दिखता है। उसके बाद थोड़ा सा समय चाहिए मुझे ताकि मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट बता दूं। अब मैंने ओवरलैपिंग आपको पढ़ा दिया है, तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। एक बार हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं, और जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन को सीखोगे फिर आपको और ज्यादा मजा आएगा, जबरदस्त वाला, है ना, क्योंकि फिर आप हर चीज को रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से। तो वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना, इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, देखना एक जर्नल एग्जांपल दे रहा हूं, इसको मैं बड़ा अच्छे से समझाता हूं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये है आपका CH4 मीथेन। मीथेन की अगर आप बात करोगे, मीथेन में क्या है, एक कार्बन है हमारे पास और 4 हाइड्रोजन है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट मेरी बात को। तो यहां पे अगर आप बात करोगे 4 हाइड्रोजन के पास, 4 अलग अलग हाइड्रोजन के पास 1s के अंदर क्या रहा होगा, ये भी 1s है, ये भी 1s है, ये भी 1s है और ये भी 1s। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे भी एक होता है, यहाँ पे भी एक होता है, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक। बट अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कार्बन की, तो 1s2, 2s2 एंड 2p2 होता है, 2p2। अब मैंने मीथेन की जस्ट स्ट्रक्चर दिखाई आपको। अब यहाँ पे 2 डायमेंशनल में कैसे दिखाते हैं कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। देखो मैं ये बताता हूं कि कोई भी टॉपिक का आया कहां से होगा, कोई भी टॉपिक आया कहां से है, हाइब्रिडाइजेशन कहां से निकला है, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ये एग्जांपल आप समझ गए ना, तो आप ये समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कहां से आया, क्यों आया है और क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, तो मैं एक बार s को हटा देता हूं, सिर्फ मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे 2s है एंड यहाँ पे 2p है। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं जैसा कि आपको पता है, ये 2p है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2 है। तो ये तो ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है, कार्बन की कौन सी है, GS बोले तो ग्राउंड स्टेट है। अब मैं इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर लिखूं, तो यहाँ पे हो गया जी 2s, यहाँ पे ये p के 3 हो गए ऐसे। तो यहाँ से s में से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो अब देखो, अगर यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हैं, यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बने तो कैसे कैसे बने होंगे। एक बना होगा 1s और 2s की ओवरलैपिंग से, एक बना होगा 1s एंड 2p की ओवरलैपिंग से, मतलब 2px की ओवरलैपिंग से, एक यहां से और एक यहां से। अब मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पे एक बॉन्ड 1s और 2s से बना है, और क्या यहाँ पे 3 बॉन्ड 1s और 2p से बने हैं। तो कौन से वाले बॉन्ड अच्छे हैं, कौन से वाले बॉन्ड अच्छे हैं, ये बात आपको बतानी है। तो यहाँ पे हमने देखा यार कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है। तो आपको बताया गया था जब ये वैल्यू सेम होती है ना, तो वहां पे PP ओवरलैपिंग सबसे बढ़िया, फिर SP ओवरलैपिंग रहा। कहने का मतलब सब छोड़ो, क्या यहां से देख के आपको ये पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे 3 बॉन्ड तो अलग टाइप के हैं क्योंकि वो अलग ओवरलैपिंग हो रखी है, और एक बॉन्ड अलग टाइप का है। क्या ये बात तो मानते हो, क्योंकि ओवरलैपिंग अलग अलग हो रखी है, तो जिस हिसाब से ओवरलैपिंग होती है उस हिसाब से बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। हाँ, लेकिन रियलिटी में देखा गया ऑल 4 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। रियलिटी में क्या देखा गया,
हमारी थ्योरी क्या बोल रही है, ओवरलैपिंग की थ्योरी क्या बोल रही है, एक बॉन्ड अलग टाइप का और 3 बॉन्ड एक टाइप के हैं। लेकिन रियलिटी में यह देखा गया ऑल फोर बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। तो हमारी थ्योरी हो गई जी गलत। फिर हमने एक नई कहानी बनाई, मनगढ़ंत कहानी बनाई, हाइपोथेटिकल टॉपिक बनाया, जिसको हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन के नाम से, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या कही, एक कहानी बनाई गई। क्या कहानी बनाई गई भाई, देखो हाइब्रिडाइजेशन में कहानी ये बनाई भाई, देखो कि ये क्या इन्होंने क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली, सॉरी इन्होंने क्या कर ली, हाइब्रिडाइजेशन कर ली। होगा क्या, देखिए भाई इसको मैंने ऐसे समझाता हूँ, बहुत पुराना एग्जाम्पल है मेरा, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जब से ये एग्जाम्पल है, और मुझे पढ़ाते पढ़ाते ये एग्जाम्पल ध्यान में आते हैं, मुझे पढ़ाते पढ़ाते ये एग्जाम्पल ध्यान में आ रहे हैं। देखो कहानी का मतलब है बहुत आसान, अगर ये कहानी समझ गए तो हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या था, ये जो 2s है, यहाँ पे 2s एंड यहाँ पे क्या है आपका 2p। ये मैंने 2s नीचे क्यों लिखा, कोई बच्चा बता सकता है? ये मैंने 2s नीचे क्यों लिखा, कोई बच्चा बता सकता है? जिस बच्चे के भी कंसेप्ट जो मेरी हर एक बात को फॉलो करता है वो तो बता देगा कि मैंने 2s को नीचे क्यों लिखा है। ठीक है, देखिए मैंने आपको n+l रूल पढ़ाया था, और n+l रूल में मैंने पढ़ा था जिसकी भी n+l की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे 2s की एनर्जी कम और 2p थोड़ा सा ऊपर होता है यहाँ पे, इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिखे हैं। तो होता क्या भाई, यहाँ पे कार्बन जो था, कार्बन जो था उसके पास 4 लड़के थे। कार्बन नाम का एक पिता है, उसके 4 लड़के हैं, ठीक है। और वो 4 लड़के जो हैं वो आपका रह रहे हैं किस किस के अंदर, दो स्टूडेंट तो पहले रह रहे थे किसके अंदर, 2s के अंदर, एक ही कमरे के अंदर। और फर्स्ट फ्लोर पे जो कमरा था 2 बच्चे वहां पे रह रहे थे, 2 बच्चे वहां पे रह रहे थे। यानी कि इन दोनों भाइयों की तो बड़ी जबरदस्त वाली बॉन्डिंग थी, इन दोनों भाइयों की तो बड़ी जबरदस्त वाली बॉन्डिंग थी। ये तो एक ही कमरे में थे और ये 2 अलग अलग रहते थे और एक कमरा खाली पड़ा था। अब हाइड्रोजन नाम का पिता था, उसकी 4 लड़कियां थी, या 4 लड़के लगा लो भाई, है ना। इसको मतलब आप वो मत समझना कि मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लड़कियां लड़के मान लेना, जहां पे भी लगे ना कि लड़कों को नीचे गिराया जा रहा है तो वहां पे लड़कियां जो भी है अपने हिसाब से मान लेना, मतलब इसमें कोई वो इशू नहीं बनाना, ज्यादा इसमें ज्यादा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन नाम का जो पिता था वो देखने गया ना, देखा ताकि चलती है अपने यहाँ तो, है ना। तो वो देखने गया कि भाई कार्बन के लड़के या लड़कियों को देखने के लिए। तो उसने देखा यार हाइड्रोजन ने, यार ये 2 तो ऊपर रहते हैं यार, है ना, और ये 2 नीचे रहते हैं, ठीक है। तो उसने कहा यार मैं पहली बात तो 4 लड़कियों की शादी एक ही घर में करना चाहता हूं, या 4 लड़कों की शादी एक ही घर में करना चाहता हूं। तो हाइड्रोजन ने इस कार्बन को कंडीशन रखी। पहली कंडीशन तो ये रखी भाई, इनको 2 को तो तू फर्स्ट फ्लोर पे रखता है, पहली कंडीशन तो ये है कि इन दोनों को यहां से हटाया जाए, इन दोनों को एक कमरे में ना रखा जाए। समझ गए ना मेरी बात को। तो पहली कंडीशन ये हुई कि इनको हटाओ यहां से। तो उसके लिए तो उसने समाधान कर दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, लो जी भाई ऊपर भेज दिया उसको भी, एक को यहां से निकाल के यहां भेज दिया। अब पहली कंडीशन तो ये थी कि सभी अलग अलग कमरों में कर दो। दूसरी कंडीशन उसने ये रखी कि इन सभी की एनर्जी सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 3 बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं और एक ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है ना, बराबर करो जी सबको, है ना। हाइड्रोजन ने साफ साफ कहा बराबर करो जी। तो कार्बन इस बात के ऊपर भी राजी हो जाता है और कार्बन ने क्या किया, इन 4 को क्या कर दिया, एक ही फ्लोर पे ले आया, है ना। तो अब देखना भाई बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ये, बहुत जबरदस्त। तो यहां पे क्या हुआ, कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने ये किया, एक 2s का ऑर्बिटल लिया और 3 p के ऑर्बिटल लिए और इनकी आपस में क्या करवा दी, इंटरमिक्सिंग। और जब इन्होंने इंटरमिक्सिंग करवाई, इंटरमिक्सिंग के बाद 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिले जिनकी एनर्जी भी सेम थी, सब कुछ सेम था, ठीक है।
तो ये उसके बाद यहां पे बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की। इसीलिए मीथेन के अंदर चारों के चारों बॉन्ड, मीथेन के अंदर चारों के चारों बॉन्ड सेम बॉन्ड लेंथ के होते हैं, उनकी एनर्जी भी सेम होती है, सारी कहानी सेम होती है। क्या आप सभी को ये बात समझ में आई भाई? जो मैंने ये समझाना चाहा है, क्या आपको ये समझ में आया? तो देखिए, अगर आप इसको थ्योरेटिकली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे समझिए। हाइब्रिडाइजेशन बड़ा आसान सा टॉपिक है अगर आप समझोगे इस तरीके से। वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड। वीबीटी ने नहीं बताया था ना कि क्यों चारों बॉन्ड सेम है। वीबीटी तो कह रही थी 3 अलग टाइप के, एक अलग टाइप के, मतलब ओवरलैपिंग का कंसेप्ट। दैट इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ एटसेट्रा, एंड एक्सप्लेन अबाउट द इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड पैरामीटर, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूसिंग। sp3 कहां से आया? जस्ट अभी उसके ऊपर आ रहा हूं मैं, जस्ट उसके ऊपर आ रहा हूं अभी मैं यहां पे। देखिए, जस्ट उसके ऊपर आ रहा हूं। देखिए, इसी को चार कैसे आया ये सब मैं बताऊंगा। पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देख लो। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, हमने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने s को पकड़ा, है ना, मैंने एक s को पकड़ा, मैंने एक p को पकड़ा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने s और p को पकड़ा, इनकी मैंने इंटरमिक्सिंग कर दी। इनकी मैंने क्या कर दी? इंटरमिक्सिंग कर दी। और इंटरमिक्सिंग के बाद जो मुझे न्यू ऑर्बिटल मिले, इंटरमिक्सिंग के बाद मुझे जो न्यू ऑर्बिटल बने, उन्हीं को मैं बोलता हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल। उन्हीं को मैं क्या बोलता हूं? हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की खास बात मुझे क्या मिली कि इनकी बॉन्ड लेंथ सेम थी, इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम थी, और ये एक फिक्स ज्योमेट्री दे रहे थे, एक फिक्स स्ट्रक्चर दे रहे थे। ये क्या दे रहे थे? कि फिक्स स्ट्रक्चर, एक फिक्स ज्योमेट्री दे रहे थे। देखो, अगर आपने हाइब्रिड वर्ड सुना हो कभी, अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, डेली लाइफ में एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वहां पे बड़ा यूज होता है ये वर्ड। भाई ये तो बीज है ना, हाइब्रिड है ये तो, हाइब्रिड। या कई बार आपने ऐसा सुना होगा, जैसे डॉग की डिफरेंट किस्म होती है, तो ये बोला जाता है ये वाली नस्ल तो ना हाइब्रिड है। हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है? हाइब्रिड का समझते हो कैसे बनाया जाता है? जैसे मान लो भाई, आज के टाइम में पता नहीं, कोई बीज है, मान लो कोई एग्रीकल्चर में कोई बीज है, एक बीज, उस बीज की खासियत है कि उसके अंदर बीमारी नहीं आती है, बीमारी नहीं आती है। एक हमारे पास मान लो किसी भी फसल का बीज है, उस बीज की खास बात क्या है कि उसके अंदर बीमारी नहीं आती है, बीमारी नहीं आती है। प्लस एक और बीज है, बीज नंबर 2, उस बीज नंबर 2 की बात क्या है, उसमें बीमारी तो आ जाती है बट उसकी पैदावार बड़ी जबरदस्त होती है, बट उसकी पैदावार बड़ी जबरदस्त होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको भी पकड़ा एंड इसको भी पकड़ा, और इन दोनों को पकड़ के क्या कर दिया, इंटरमिक्स करवा दिया, मिक्सिंग कर दी इनकी। और इंटरमिक्सिंग के बाद जो वैरायटी, जो बीज मिला, उसी को हम बोल देते हैं हाइब्रिड। उसी को क्या बोल देते हैं? हाइब्रिड, हाइब्रिड। और इसकी खास बात क्या मिली, जब ये बीज आया ना मार्केट में, तो किसानों को बड़ी खुशहाली आ गई। क्या? पहली बात तो जब ये हाइब्रिड बना ना, बीज ये बना, तो इसके अंदर पैदावार भी ज्यादा थी एंड इसके अंदर बीमारी भी नहीं थी। यही काम चलता है HIU के अंदर, हाइब्रिड। आपने देखा होगा, यह बीमारी ढूंढना, नई वैरायटीज बनाना। नई वैरायटी कैसे बनती है ना? जैसे आपने देखा होगा मिर्च, आपने देखी होगी मिर्ची, जो हरी मिर्ची खाते हैं, काफी टाइप की हरी मिर्ची आती है। आपने देखा होगा खीरे की भी 2 टाइप आए हुए, खीरे भी लगभग, मैं तो जो मार्केट में देखता हूं 2 टाइप के खीरे देखता हूं। एक बोल देते हैं बोला देसी खीरा है, और एक को बोल देते हैं बोला भाई विदेशी खीरा है ना? समझ रहे ना? ये सारी चीजें हो कैसे रही, ये सेम काम यहां पे भी होता है। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग of pure, process of intermixing of pure sp and d orbitals, sp and d orbital, processing of intermixing of pure sp d orbital to produce a new set of orbital, to produce a new set of orbital, a new set of orbital, a new set of orbitals known as hybrid orbital, known as hybrid orbital
इज नोन एज, इस प्रोसेस को, इस इंटरमिक्सिंग के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। आज तक मैं ऐसा देखता हूं, बच्चे ना एमएससी कर जाते हैं, एमएससी, बच्चे बीएससी कर जाते हैं और उनको कभी भी ये समझ में नहीं आता कि यह हाइब्रिडाइजेशन कहानी क्या है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, आप भी 12th कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे, और आपको आज तक क्या पता हाइब्रिडाइजेशन समझ में ना आई हो कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। टीचर लगे रहते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन, ये इसके हाइब्रिडाइजेशन, ये इसके हाइब्रिडाइजेशन, ये लगे रहते हैं ना, लेकिन बच्चों को आज तक ये समझ में नहीं आता कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगी, कितने टाइप की होगी, तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्या होते हैं पॉइंट्स। तो मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब कुछ बच्चे पूछ रहे ना था भाई, जैसे किसी बच्चे ने बोला कि ये sp3 कैसे आ गया जी, ये sp3 कैसे आ गया, तो वो अब मैं समझाऊंगा। उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे, तो मैं फटाफट से ये पॉइंट लिखवा देता हूं, फिर हम कल जाके ये समझेंगे। यस सर, क्लियर है, ओके, बहुत ही बढ़िया भाई। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा समझाया हुआ, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, सबसे पहली बात, इट इज एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। इट इज एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हमें नहीं पता कि रियलिटी में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता, बट हमने हमारे कंसेप्ट बनाए हुए हैं ये, ठीक है। तो ये बात है और ये बिल्कुल याद भी रखना है। सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखना यहां से, नंबर ऑफ HO, HO का मतलब क्या है भाई, नंबर ऑफ HO, HO का मतलब है हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड, जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, प्रोड्यूस्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यूज्ड, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यूज्ड। जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे, जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे, उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। अब कुछ बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर आपने यहां पे 4 sp3 कैसे लिख दिया, तो उसका रीजन ये था कि मैंने यहां पे एक तो s ऑर्बिटल लिया था और 3 p ऑर्बिटल। तो मैंने अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करवाए हैं ना, तो मुझे 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, मुझे 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। sp3 कैसे लगा दिया सर आपने? अरे भाई मैंने एक s यूज किया था और 3 p यूज किए थे, इसलिए मैंने sp3 लगा दिया, है ना। आगे बल्कि और डिटेल में समझा दूंगा, तो इस पॉइंट को ध्यान से लिख लेना भाई। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल भी मिलेंगे, उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल भी मिलेंगे। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल, यस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर identical, hybrid orbital are identical in size, hybrid orbital are identical in size, shape and energy, shape and energy। यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका साइज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सारे पैरामीटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, बिल्कुल सही बात है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल को पता कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हालांकि मैं दिखाऊंगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल को कुछ ऐसे, एक छोटा लोब दिखेगा और एक बड़ा लोब दिखेगा, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से दिखाए जाते हैं। तो एक आपका क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल लोब होता है, स्मॉल लोब होता है, एंड दूसरा आपका यहाँ पे लार्ज लोब होता है, दूसरा आपका यहाँ पे लार्ज लोब होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यस ऐसे नहीं है कि आप किसी भी की इंटरमिक्सिंग करवा देंगे, है ना। मतलब आपने क्या किया, आपने एक बीज ले लिया गेहूं का, वीट का बीज लिया, और एक आपने ले लिया घास का। ऐसा नहीं कि आप घास और वीट के बीज को इंटरमिक्स करवा देंगे ना, कुछ रूल होते हैं इंटरमिक्सिंग के भी। ऐसे नहीं है कि आप किसी भी ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करवा देंगे, इसको भी आप जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली दोज orbital involved in the intermixing, only those orbital involved in the intermixing, only those orbital are involved in the intermixing which
विच हैव लिख देते हैं, है ना, विच हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, और नियरली सेम एनर्जी, मतलब भाई जिन भी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम हो या आसपास हो वही इंटरमिक्स करते हैं। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी इंटरमिक्स करवा देंगे, ये बात जरूर ध्यान रखें, ये बात जरूर ध्यान रखें। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, मतलब ये है ना, यहां पे वो पास पास के होने चाहिए। जैसे 2s की 2p के साथ चलेगी, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आप 2s की 4p के साथ ओवरलैपिंग करवाएंगे ना, वो नहीं होगी। 2s की 4p के साथ ओवरलैपिंग का मतलब डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया एनर्जी के अंदर, तो वो बात नहीं बनेगी। फिफ्थ पॉइंट के पास चलते हैं। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी ऑल थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, कौन कौन से तीन टाइप के? हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड एंड वैकेंट। ठीक है, यानी कि ऑल थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं, जिसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं, हाफ फिल्ड, एंड जिसमें आपका फुली फिल्ड, जिसमें आपका फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं। कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन, कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तीनों टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बट एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करता है सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दौरान। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल विल बी इन्वॉल्व इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन द केस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, इस बात को भी आप लिख लो। प्रमोशन इलेक्ट्रॉन नॉन एसेंशियल कंडीशन प्रियर हाइब्रिड, प्रमोशन इलेक्ट्रॉन नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रियर हाइब्रिड। ये मुझे तो नहीं समझ में आ भाई, ऐसा तो शायद कोई पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है देखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो है आपका सिक्स्थ पॉइंट। और वो क्या कहता है? इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन only sigma bond, in hybridization only sigma bond, only sigma bond and lone pair, only sigma bond and lone pair participate, not pi bond, है ना। अब वो बात समझ में आई आपको? नोट pi bond, नोट pi। अब सपना मुझसे पूछ रही थी, सर आपने ये जो पॉइंट लिखा है ना, आपने जो ये पॉइंट लिखा है, कौन से वाला पॉइंट? देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कि ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड। क्यों लिखा था? वो इसलिए लिखा था, ज्योमेट्री हमें पता लगती है हाइब्रिडाइजेशन से, और हाइब्रिडाइजेशन की थ्रू ये बात कहती है कि इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट बट नॉट पाई बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड। इस वजह से नॉट पाई बॉन्ड, इस वजह से ऐसा मैंने लिखा था। यहाँ पे एक दो पॉइंट और रह गए, बाकी का जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। लेकिन एक बार इसको भी आप जरूर से समझिएगा। ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विच ऑर्बिटल्स इन स्पेस, ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस, ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल in space depends upon types of orbital, depends upon types of orbital and number of orbital, and number of orbital involved, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व। भाई देखो, जो उसका स्पेस में जो ज्योमेट्री बनती है ना, ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम आर हाइब्रिड। अरे गौरव यार, ये बात कहां से लिख रहे हो आप? ये पॉइंट कहां से लिख रहे हो? ठीक है, प्रदीप तो नहीं पढ़ रहे हो? प्रदीप मत पढ़ना भाई, जो मैं थ्योरी मैं करवा रहा हूं ना, बिल्कुल सिलेक्टेड, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करवा रहा हूं, बहुत जबरदस्त करवा रहा हूं। तो ये जो पॉइंट आप लिख रहे हो ना, इतने भारी भारी पॉइंट्स, मुझे तो लग रहा है किसी बुक से लिख रहे हो ये, ठीक है ना।
बुक की लैंग्वेज है बिल्कुल, ऐसे को छोड़ दो, इतनी आसान लैंग्वेज में करवा रहा हूँ, इनको देखो यार कितने आसान बातें हैं। 8th एंड लास्ट पॉइंट है रिगार्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल विल ओरिएंट इन स्पेस इन सच वे दैट रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमम। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। तो यहां पे आप लिखो हाइब्रिड ऑर्बिटल will oriented in a space in such a way repulsion between them is minimum, repulsion between them is minimum। क्या आप मेरी बात समझे? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, वो स्पेस में इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, और यहीं से आपका ज्योमेट्री का कंसेप्ट आया है, यहीं से आपका ज्योमेट्री का कंसेप्ट आया है, यहीं से। इससे पहले ज्योमेट्री का कंसेप्ट नहीं था। ओवरलैपिंग ने हमें ज्योमेट्री के बारे में कोई भी आइडिया नहीं दिया, बट ज्योमेट्री निकलेगी यहां से। आपने सुना होगा लीनियर, आपने सुना होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, आपने सुना होगा टेट्राहेड्रल, आपने सुना होगा जो है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल टीबीपी, आपने सुना होगा ऑक्टाहेड्रल, वो सब यहां से आई हैं, वो सब यहां से आई है। एंड 9th पॉइंट एक और लिख लेते हैं, 9th पॉइंट एक और लिख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आप लिख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन take place before bond formation, कि जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन का जो फिनोमिना होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ही हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ही हो जाता है। जैसे कि देखो यहां पे देखना, ये एग्जांपल, पहले वाला एग्जांपल मैंने क्या कहा था पहले कि ये आपस में क्या करेंगे, सेम एनर्जी के बनेंगे, है ना। तो ये जो है ना, ये पहले बने, यहाँ पे 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन और इन ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। इस लास्ट पॉइंट का मीनिंग ये था। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। आप सभी को समझ में आ गया होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। और साथ के साथ जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो तो आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, बस आप ऐसा मान के चलो, क्योंकि काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो कल हम बात करेंगे हमारा पूरा डिटेल में अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई तो मान के चलो कि केमिस्ट्री और ईजी हो जाएगी। हालांकि काफ़ी केमिस्ट्री पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने से ईजी हो गई है, हाइब्रिडाइजेशन आने से और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके आपकी केमिस्ट्री ईजी हो रही होगी, ठीक है। तो ऐसे ही वही पढ़ते रहिए। किट भिजवाना हमने स्टार्ट कर दिया है। आज कुछ स्टूडेंट्स की किट हमने जो है डिस्पैच करवा दी है, 3 से 4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। गुड, वाओ, किट सेंड कर दी सर? अरे भाई कर दी है ना, कर दी है भाई। सारे बच्चों की तो नहीं की है, लेकिन कुछ बच्चों की जरूर कर दी है, ठीक है। जिन बच्चों की भी नहीं की है, किस वजह से नहीं की है उनको पता होगा, नहीं पता होगा तो स्टाफ उनसे थोड़ा सा कर लेगा, ठीक है। करवा देंगे, जल्दी जल्दी भिजवा देंगे सबकी, कोई बात नहीं है, ठीक है। तुमसे ज़्यादा हमें जल्दी है इस बात की, तुमसे ज़्यादा हमें जल्दी है इस बात की, समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए भाई, तो ठीक है। किसी को कुछ कोई फीडबैक, कोई सजेशन, किसी को कुछ कहना हो, कुछ बताना हो तो फटाफट से बता सकता है भाई। 1 मिनट का समय मैं आपको जरूर दे देता हूँ, किसी को कुछ बताना तो बता दीजिए। मनीष भाई आप मुझसे बात भी कर लेना, ठीक है। मनीष आप मुझसे बात कर लेना, ठीक है।